देखिए बेटा, तो ये हमारा जो है मोनोटोनिसिटी का लेक्चर 3 है ना। आपको पता है एओडी के अंदर ही आता है, एओडी का सेकंड लेक्चर चल रहा है। इसमें हम लोग बेटा एलएमबीटी पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, यूजिंग एलएमबीटी प्रूव दैट cos A माइनस cos B लेस देन इक्वल टू A माइनस बी का मोड। मान लीजिए मुझे ऐसे बोला गया, ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना है वो देखिए। जब भी ऐसा दिखे ना कि एक फंक्शन में एफ ए माइनस एफ बी, ए माइनस बी, जब भी ये दिख जाए, ऐसा प्रूफ दिख जाए आपको, है ना, एफ ए माइनस एफ बी, है ना, और जी लेस देन इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसा कुछ, तो कैसे करें वो देखिए। आप एलएमबीटी को बहुत अच्छे से, आपको ध्यान है, उसमें याद है एलएमबीटी में ये होता था कि एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी जो है, उसके बारे में क्या देखते थे आप कि ये कहीं ना कहीं जरूर होगा एफ डैश। देयर एग्जिस्ट सम सी इन इंटरवल ए कोमा बी। ध्यान आ रहा है कुछ? अब देखिए, अब अगर ये मुझे प्रूव करना है तो आप एक काम कीजिए, आपको समझ में आ रहा है एफ एफ बी, इनको लेना पड़ेगा। तो ऐसा, तो लेट एक फंक्शन को लेट कर लिया कीजिए जो इससे मैच कर जाए। मान लीजिए मैंने क्या, लेट एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा कि cos x इज, मतलब एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है cos हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, एंड डिफरेंशिएबल, ठीक है। दूसरी बात, ए और बी का मुझे नहीं पता कि ए और एफ एफ बी इक्वल है नहीं, क्योंकि ए भी मुझे पता ही नहीं है। तो बेटा जब पता हो या ना पता हो, ये हम कभी भी लगा सकते हैं एलएमबीटी, ठीक है। एफ ए एफ बी इक्वल हो, ये कंफर्म हो तो रोल्स थ्योरम, कंफर्म ना हो तो बेटा ये। अब देखिए, तो बेटा एक बात बताइए मुझे, बाय एलएमबीटी एफ डैश सी, मुझे एक बात बताइए बेटा, ये जो एफ डैश है हमारे पास, ये क्या होने वाला है? अच्छा एक बात मुझे और बताइए, मैं ये बोलूंगा कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है, कहीं ना कहीं ऐसा जरूर है, बाय एलएमबीटी देयर एग्जिस्ट सम सी इन इंटरवल ए कोमा बी फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है बेटा, एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है भैया। ऐसा जरूर होगा कहीं ना कहीं। अब मान लीजिए मैंने मोड लगा दिया, तो इस दोनों इधर भी मोड लगा दो, चलो, उसने एक्चुअली उधर मोड की बात की थी ना, तो मैंने यहाँ भी मोड लगा दिया। अब एक बात बताइए बेटा, आप अगर अभी मोड के बारे में ना भी सोचे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे ही चलने दें, चूंकि एलएमबीटी में मोड नहीं है, मोड तो मैं इसकी वजह से लगा रहा था। अब एफ डैश सी की वैल्यू क्या है? एफ डैश सी की वैल्यू क्या है बेटा? कोस का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, माइनस साइन सी, मतलब कहीं ये ऐसा जरूर होगा कहीं ना कहीं सी। तो अब आप मुझे एक बात बताइए बेटा, अगर ऐसा है तो बेटा इसकी वैल्यू कहां से कहां होगी? अगर मैं दोनों तरफ मान लीजिए मोड ले लेता हूं, मतलब सी ऐसा जरूर है, मोड ले लो, ऊपर नीचे अलग अलग भी कर लोगे मोड, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताया था ना ब्रेक पॉइंट में ऊपर का अलग हो जाता है, नीचे का अलग हो जाता है, तो नॉर्मली भी ऊपर नीचे अलग अलग कर सकते हो। बेटा ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? हम जानते हैं कि ये कितना होता है, 0 से 1, सही बात है भैया, दिस इज 0 से 1। जब मैं बोल सकता हूं लेस देन 1, अगर ये लेस देन इक्वल टू 1 है तो बेटा इसकी जगह इसको रख दो, तो कितना हो जाएगा कि एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी का मोड लेस देन इक्वल टू 1। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ ऐसा हो गया है, यही तो प्रूव करना था, कोई दिक्कत है इसमें? समझ गए बेटा बात को? देखिए अब आगे, तो जब भी ऐसा दिखे ना बेटा एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी, तो उस केस में आप क्या क्या करें, ये एलएमबीटी के बारे में सोच लिया करें।
क्योंकि ये फॉर्मूला वैसे ही दिखता है ना बेटा, एफ ए माइनस एफ बी अपॉन ए माइनस बी, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करके उधर पहुंच गया होगा ये। आगे चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है नेक्स्ट, कि बेटा फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स माइनस 2 in 2,3 where tangent is parallel to the chord joining the endpoints मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये बेटा जो भी कर्व है, मान लीजिए x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 3 तक की अगर हम लोग बात करें, तो ये कहना चाह रहा है कि वो वाला पॉइंट फाइंड कीजिए, वो वाला पॉइंट फाइंड कीजिए जहां पर जो टेंजेंट बनाई जा रही है, मान लीजिए टेंजेंट बनाई मैंने, वो किसके पैरेलल है बेटा, इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन करवाता हूं तो इनके पैरेलल है। ठीक है, ये पॉइंट क्या क्या है वो देखें बेटा। x इक्वल टू, ये जब 3 रखोगे तो ये आ जाएगा 3,1, जब बेटा 2 रखोगे तो ये आ जाएगा 2,0। तो ए बी के पैरेलल जहां टेंजेंट हो वो वाला मुझे पॉइंट चाहिए। बेटा एक बात बताना, ए बी के पैरेलल चाहिए, इसका मतलब इस पॉइंट पर सी पॉइंट, जो मुझे सी पॉइंट निकालना है, उस पॉइंट पर एफ डैश सी, एफ डैश क्या होता है बेटा, टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये इस पॉइंट पर एफ डैश का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली कोड के इक्वल, मतलब एम ए बी। तो एफ डैश सी कितना हो गया बेटा, इसको डिफरेंशिएट करके सी पुट कीजिए, 1/2 रूट एक्स सी माइनस 2, ऐसे इक्वल टू इन दोनों को ज्वाइन करवाइए, 1 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो बेटा कितना हो गया, 1 इक्वल टू 2 रूट सी माइनस 2, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो ऐसा हो गया। सी इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 2 + 1/4, मतलब 9/4। कोई दिक्कत, 9/4 क्या इसके अंदर है, हाँ 2 से 3 के बीच में ही आता है, तो सी की वैल्यू आ गई। ये वो पॉइंट है, पॉइंट पूछा था ना एग्जैक्ट पॉइंट, तो सी की वैल्यू 9/4, तो एक्स की वैल्यू एक्स इक्वल टू सी था ना, तो इस पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट c/4 आया। इस पॉइंट पर एक्स की वैल्यू तो आ गई 9/4, और बेटा 9/4 को यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ रहा है, 1/2। तो 9/4, 1/2 वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट इन दोनों एंड पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन के पैरेलल होती है। कोई दिक्कत इसमें, और देखिए, तो हमें बेटा बेसिक मतलब समझना होगा इसका, है ना, एलएमबीटी का, कि एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली की पैरेलल होती है। मैंने लिखवाया भी है वैसे पहले आपको, और देखिए यहाँ बेटा कुछ हमारे पास जो है इनइक्वालिटीज भी यहाँ से बनती हैं, है ना। वो कैसे बनती है मैं आपको बताता हूँ कुछ क्वेश्चन करके। कुछ ऐसा होता है बेटा, जैसे मान लीजिए, है ना, हमारा ये छोटा सा हेडिंग रहेगा। कई बार होता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, और आपके पास लिखा जाता है जैसे कि sin x + x ग्रेटर देन x स्क्वायर, चाहे कुछ भी लिख देता है। तो कैसे बनती है, उनके बारे में कैसे सोचना होता है वो देखिए बेटा, कि हेडिंग है एस्टेब्लिशिंग इनइक्वालिटीज। देखें अब,
जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया बेटा कि मान लीजिए मुझसे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। और मेरे पास ऐसा लिख दिया इसने, मान लीजिए 2 sin x प्लस 10x ग्रेटर देन इक्वल टू 3x, वेयर x जो है वो बेटा 0 से π/2 है। ठीक है, देखिए अब तो आप क्या क्या करें, मान लीजिए कि फंक्शन है कि फंक्शन, इनको अलग अलग समझ लें। लेट fx इक्वल टू, अच्छा ये जो है ना ऑप्शन लिख दो, मान लीजिए पहला ऑप्शन ये लिख दिया मैंने, ये ऑप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट बोला था ना, मान लीजिए दूसरा ऑप्शन बेटा ऐसा लिख दिया। मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है 10x बाई एक्स ग्रेटर देन x बाई साइन एक्स, तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं ना बेटा। यहाँ लिखा है 4x बिलोंग्स टू 0 से π/2, तो बेटा आप जरा बात को देखिए, ऐसे वो कुछ भी लिख सकता है, हमें तो चेक करना है कि कौन सी वाली सही है कौन सी नहीं। मल्टीपल करेक्ट मान लेते हैं, तो इंडिविजुअल क्वेश्चन समझिए, ए को अलग क्वेश्चन समझिए, बी को अलग, देखते हैं कैसे इस इनइक्वालिटी को हम सोचते हैं इसके बारे में। तो एक साइड को एक फंक्शन मान लीजिए मैं ए को चेक कर रहा हूँ, एक साइड वाले को बेटा एक फंक्शन मान लीजिए, और बेटा दूसरी साइड वाले को दूसरा फंक्शन मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कीजिए, किसी एक कोने पे जो है वैल्यू निकालिए। जैसे मान लीजिए 0 से शुरू हो रहा है इंटरवल, तो बेटा f ऑफ 0 क्या है 0, और g ऑफ 0 अगर आप पुट कर रहे हैं यहाँ पे तो ये भी 0, सही है। तो इंटरवल के एक कोने पे वैल्यू निकाल लें। अब आप डेरिवेटिव निकालें दोनों का। अब f डैश x निकाला, कितना हो गया बेटा 2 cos x प्लस x स्क्वायर x। इसका अगर आप डेरिवेटिव निकालेंगे बेटा तो g डैश x इक्वल टू 3। कोई दिक्कत है इसमें? अब अगर आप थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखें, तो अगर इनके स्लोप में आप बात करें तो किसका स्लोप ज्यादा होगा, मुझे वो देखना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे देखना है किसका स्लोप ज्यादा होगा 0 से π/2 में। बेटा ये तो फिक्स हो गया, 3 है इसका स्लोप। इसका स्लोप देखिए, इसका स्लोप कितना है, मान लीजिए x को मैंने इस कोने पर शुरू करें, x को 0 पुट किया तो 2 प्लस 1 3 हो गया। थोड़ा सा कोई आगे की वैल्यू पुट करो बेटा, मान लीजिए आपने π/3 पुट किया, नहीं π/2 से पहले क्या आता है, हाँ π/6 पुट किया मान लो, तो 2 इंटू π/6 कितना हो गया 4/√3 प्लस, है ना। मान लीजिए मैंने निकाला, मतलब मैं डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ इस इंटरवल के अंदर कि इसका डेरिवेटिव ज्यादा है, इसका तो फिक्स आ गया डेरिवेटिव 3, मैं इसका डेरिवेटिव देख रहा हूँ। मान लो 0 पर निकाला तो कितना आ गया 3 आ गया। मैं अगर बेटा f डैश मान लो थोड़ा सा आगे जाके निकालूं, इस इंटरवल में मैं जगह जगह निकाल के देख लूंगा। f डैश π/6 किया बेटा मैंने, 2 इंटू π/6 मतलब cos π/6, cos π/6 मतलब ये हो गया बेटा 4/√3 प्लस यहाँ पुट करेंगे तो sec स्क्वायर π/6, बेटा cos π/6 कितना होता है √3/2, तो 2/4/3 ऐसा कुछ हो गया बेटा। अब देखते हैं कितना आ रहा है, 12 प्लस 4√3 अपॉन 3√3, लगभग में वैल्यू देख लीजिए 4 इंटू 1.7 4 इंटू 1.7 तो ये हो जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको ये 12 है ना बेटा, इसको आप क्या कीजिए, इसे आप 3 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, तो 4√3 कर लीजिए, तो ऐसा हो जाएगा बेटा वो, मतलब 4√3 ऐसे, तो ये √3 कट गया ऐसे करके, सही है। 4 कॉमन आ गया और ये क्या बच गया बेटा √3 प्लस 1/3, √3 प्लस 1 तो 1.7 प्लस 1 2.7, अब 2.7 है तो 4 इंटू 2.7 कितना हुआ बेटा 4 इंटू 2.7 अपॉन 3, बताइए मुझे
4 इंटू 4 दूनी 8, 4 से 28, 10 पॉइंट समथिंग हो गया। और ये बेटा ये फाइनली ये जो है जो भी है 3 से बड़ा निकला, इससे बड़ा निकला। आप और भी कोई वैल्यू ले सकते हैं बेटा आप इस इंटरवल की। मान लीजिए आपने ले लिया बेटा π/3 या π/4। अगर π/4 पे आप देखेंगे तो यहाँ 2/√2 हो जाएगा और बेटा +2 हो जाएगा, तो ये हो गया 3.4 या 3.14 जो भी आ रहा है। ठीक है बेटा, तो बेटा ये 3.4, तो बेटा कितना हो गया, अभी भी 3 से बड़ा है। इसका मतलब मैंने क्या देखा बेटा, देखिए किसी एक कॉर्नर पे वैल्यू इक्वल थी, अब इसका स्लोप ज्यादा है, fx का स्लोप ज्यादा है और बेटा gx का स्लोप कम है। तो मान लीजिए इस कॉर्नर पे मान लो 0 0 से दोनों ग्राफ स्टार्ट हुए, जिसका स्लोप ज्यादा है वो तेजी से जा रहा होगा। तो बेटा अब मुझे बताइए जिसका स्लोप ज्यादा है वो तेजी से जा रहा होगा, जिसका स्लोप कम है वो धीरे बढ़ रहा होगा। तो बेटा fx का स्लोप ज्यादा है इसलिए fx ऊपर रहा, gx का स्लोप कम है इसलिए बेटा वो नीचे रहा। तो इसका मतलब fx बड़ा रहेगा और gx बड़ा रहेगा, क्योंकि f' बड़ा है g' से, 4x बिलोंग्स टू 0 से π/2। कोई दिक्कत है भैया इसमें? तो ये करेक्ट हो गया। तो समझ गए आपको इनइक्वालिटी कैसे जो है एस्टेब्लिश करनी है। जो लेफ्ट साइड का फंक्शन, राइट साइड का फंक्शन, आप उनको क्या करें बेटा, पहले किसी एक कॉर्नर पे इंटरवल के किसी एक कोने पे वैल्यू निकाल लें। ठीक है, जहां वैल्यू जिस कोने पे वैल्यू इक्वल आए वहां से इंटरप्रेट करना आसान हो जाता है। फिर दोनों का बेटा f' निकालें, दोनों का f' अगर निकालने के बाद जिसका f' ज्यादा, स्लोप ज्यादा, वो ऊपर चल रहा होगा। सही है? अच्छा, और भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ बेटा, स्टार मार्क करके। अभी मैं बी पे चलूंगा, बी पार्ट पे। देखिए जैसे मान लीजिए ए से बी में मुझे देखना है x इक्वल टू ए पर अगर फंक्शंस इक्वल है दोनों fx और gx, तो अगर मेरे पास f' बड़ा है g' से और a पर दोनों इक्वल थे, f और g की वैल्यू a पर इक्वल थे, तो बेटा ये है मान लीजिए x इक्वल टू b, तो बेटा जिसका डेरिवेटिव ज्यादा वो ऊपर जा रहा है, ये fx हो गया और ये gx हो गया। लेकिन कुछ दूसरी बातों का भी बेटा ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए कि a से b में आपके इंटरवल्स हैं और मान लो बेटा कि b पर इक्वल है, मान लो छोटे वाली वैल्यू पे, मतलब इंटरवल के पहले वाले कोने पे इक्वल नहीं है, वो बाद वाले कोने पे इक्वल है। मान लीजिए कि fb इक्वल टू gb है और बेटा मान लीजिए कि f' जो है वो g' से ज्यादा है, f' g' से ज्यादा है। तो बेटा ध्यान रखना कि fx नीचे वाला होगा और gx ऊपर वाला होगा, क्योंकि बेटा है ना ये a पर दोनों नीचे, ये नीचे होगा, x इक्वल टू a पर fx नीचे रहा होगा, क्योंकि f' ज्यादा है, f का स्लोप ज्यादा है तो वो जल्दी तेजी से बढ़ा होगा और वो यहाँ इक्वल पे पहुंच गया, इसके बराबरी पे पहुंच गया होगा, तो यहाँ fx का स्लोप ज्यादा होगा। तो ध्यान रखना कि जब भी इनइक्वालिटी एस्टेब्लिश करनी हो, दोनों कॉर्नर में से को पुट करा के देख लेना, किसी एक पर इक्वल रहे होंगे। सही है भैया? जब किसी एक पर इक्वल रहे होंगे, तो अगर लेफ्ट वाले पर इक्वल है, छोटी वैल्यू पर इक्वल है, ए से बी इंटरवल था अगर मेरे पास, तो अगर मान लीजिए ए पर इक्वल है, तो बेटा ए पर इक्वल है तो जिसका स्लोप ज्यादा वो ऊपर, और अगर लास्ट वाले इंटरवल के दूसरे कॉर्नर पर मतलब बी पर इक्वल है, अगर बाद वाले कोने पे इक्वल है, तो बेटा और तो जिसका स्लोप ज्यादा वो नीचे रहेगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं? चलें अब आगे देखिए। देखिए बेटा आगे समझ गए इनइक्वालिटी कैसे एस्टेब्लिश करनी है। अच्छा वो बी पार्ट बचा हुआ है बेटा, बी पार्ट तो कर देता हूँ। इसको जो अभी जिस क्वेश्चन पर हम थे है ना, उसका बी पार्ट क्या था बेटा, हमें ये चेक करना था कि tan x जो है tan x by x, x by sin x से बड़ा है या नहीं, ये ट्रू बात है या नहीं, वेयर
x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है भैया, अब देखिए इसको बेटा लेफ्ट वाले को एक फंक्शन मान लिया मैंने, बेटा राइट वाले को एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, वैसे एक बात बताऊं, 0 से π/2 में, 0 से π/2 में ये साइन 10 और x सब पॉजिटिव है, तो आप ये भी कर सकते हैं बेटा इस केस में कि आप ना क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, क्योंकि सारे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है इनइक्वालिटी में। मान लीजिए आपने इसको इधर मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया बेटा कितना, साइन x 10x, और मान लीजिए बेटा इसको उधर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया बेटा इसमें, x स्क्वायर। तो इसको मान लीजिए आपने fx मान लिया लेफ्ट वाले, और बेटा राइट वाले को जो है वो gx मान लिया। अब डिफरेंशिएट करके देखिए बेटा, पहली बात तो ये देखिए कि 0 पर क्या वैल्यू है, f ऑफ 0। तो f ऑफ 0 क्या है बेटा हमारे पास, मतलब ये आप पर डिपेंड करता है कैसे करेंगे। कुछ बोलेंगे सर ये तो आपने आसान कर लिया, अगर आप बेसिक से जैसे दिया तो वैसे ही जाए, मैं उससे भी करके दिखा सकता हूँ बेटा, देखिए है ना, क्योंकि उससे आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा अटपटा हो जाएगा, या हो सकता है कहीं स्कूल के टीचर जो है आपको बोले कि नहीं नहीं जैसा दिया वैसे ही प्रूव करो, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान लीजिए बेटा आपने fx सेलेक्ट कर लिया किसको, 10x/x को, आपने बेटा gx सेलेक्ट कर लिया किसको, x/sin x को। तो पहले तो किसी एक कोने पे वैल्यू निकालिए, आप जानते हैं बेटा 0 पे तो खैर 0/0 है, लेकिन लिमिट x टेंड्स टू 0 पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 10x/x, और ये भी बेटा कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर gx, ये भी x/sin x, आप जानते हैं इसकी लिमिट भी क्या होती है, 1 होती है। तो बेटा 0 पर तो सेम हो गए दोनों, x = 0 पर दोनों सेम हो गए। अब इनका डेरिवेटिव ढूंढते हैं, f' देखना कितना आ रहा है बेटा, जब हम लोग इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है बेटा, अगर मैं दूसरे वाले को देखूं तो इसका डेरिवेटिव कैसा आ रहा है, ऐसे माइनस ये हो जाएगा x cos x। अब मैं देखता हूं बेटा कौन सा वाला बड़ा है और कौन सा वाला छोटा है। ठीक है, यहां मुझे थोड़ा सा इंटरप्रेट करना पड़ेगा, कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है इसमें। ये है sec स्क्वायर x, ये है 10x, ये 1/cos लिख सकता हूं, तो इसमें से बेटा ऐसे आ सकता है मेरे पास कि ये है sin/cos, ये है 1/cos स्क्वायर। मान लीजिए मैंने ऐसा किया, छोड़िए अगर ऐसा नहीं, अगर नहीं इस तरह कर पा रहे तो वैल्यू रखिए, मैंने बताया था ना f' निकालो वैल्यू रखो बेटा, इस इंटरवल के अंदर ही कोई भी एक वैल्यू रख लो जिस पर आप वैल्यू वगैरह को जानते हो, इनकी वैल्यूज π/4 रख लो बेटा, कोई खतरा भी नहीं है। मान लीजिए आपने x = π/4 रखा, कोई भी एक वैल्यू रख लिया करो बेटा ऐसे। मान लीजिए आपने π/4 रखा यहाँ भी, तो इससे पता लग जाएगा ना बेटा कि किसका डेरिवेटिव ज्यादा है। π/4 रखा तो कितना आ गया बेटा, π/4, sec स्क्वायर π/4 हो जाता है 2, 10 π/4 इज 1 π/4 का स्क्वायर। ऐसे ही बेटा sin π/4 1/√2 x इंटू कोस π/4, तो ये हो गया π/4√2 अपॉन साइन स्क्वायर करेंगे तो बेटा 1/2। देखते हैं लगभग वैल्यू क्या आ रही है बेटा इन सबकी। ये हो गया मेरे पास 4√2 था, एलसीएम वगैरह लिया गया, ये 2 से √2 कटा, 2 के नीचे का नीचे ऊपर चला गया। पहले इनको देख लो, पहले इन वाले को देख लो बेटा, एलसीएम वगैरह लेके क्या आ रहा है, तो 4 - π/2√2, तो वो 4√2, इससे बच जाएगा फाइनली ये बच जाएगा बेटा, तो 4.3.14, 4 - π ये हो जाएगा लगभग 0.86, और बेटा अपॉन 2√2, तो 2 × 1.4, तो 2 × 1.4 कितना हो जाएगा बेटा, 2.8, ऐसे हो गया। अब इसकी लगभग वैल्यू हम अभी निकालेंगे, पहले मैं इसको देख लेता हूँ। ये कितना हो रहा है बेटा, 2 से 2 कट गया, π/2 मतलब 3.14/2, तो ये कितना हो गया बेटा 1.6 लगभग, -1 अपॉन π/4 की वैल्यू देखिए आप कितनी हो रही है बेटा, π/4 हो गया मेरे पास
आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं बेटा ऐसे करके। ये हो गया मेरे पास 16/π²। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यू निकाल देता हूं बेटा क्या आ रही है। एक मिनट बेटा, इनकी वैल्यू मेरे पास आ रही है, एक क्या आ रही है 0.6 इंटू 16 डिवाइड बाय 3.14 का स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू आई मेरे पास 0.97। इसकी वैल्यू देखो बेटा क्या आ रही है, इसकी ये कितना है बेटा 0.86 डिवाइड बाय 2.8, ये आ रही है बेटा मेरे पास 0.31। तो बेटा इसका स्लोप ज्यादा है, मतलब मैं बोल सकता हूं कि इस इंटरवल में, इस दिए हुए इंटरवल में क्या ज्यादा है भैया, लेफ्ट साइड वाला जो है, मतलब f' ज्यादा है g' से। तो मैंने आपको बताया था कि पहला वाला और 0 पर इक्वल थे, f(0) और g(0) इक्वल थे। तो ये बेटा वो वाली बात हो गई ना कि हमारे पास क्या है, जैसे 0 पर दोनों सेम है और f का डैश इक्वल है, सॉरी बड़ा है, तो ऐसे जाएंगे, ये fx ऊपर रहेगा और gx नीचे रहेगा, क्योंकि लेफ्ट वाला जो कॉर्नर की शुरुआत वाला जो पॉइंट था उस पर ये इक्वल है। सही है भैया, तो fx बड़ा हो गया gx, तो ये ट्रू हो गया। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो समझ गए आप आपको क्या करना है बेटा, इंटरवल के किसी एक कोने पे वैल्यू निकालें और फिर दोनों का f' देखें। f' एग्जैक्टली आप ना बता पा रहे हो तो बीच बीच की एक दो वैल्यू रख लिया करें, इंटरवल पता लग जाएगा किसका f' बड़ा है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेट fx इक्वल टू -x³ प्लस b³ माइनस b² प्लस b माइनस 1 अपॉन b² प्लस 3b प्लस 2। ठीक है, 0 से कहां तक है बेटा, ये 1 तक। फिर यहां लिखा हुआ है बेटा 2x माइनस 3, 1 से 3। फिर इसने बोला फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज, फाइंड ऑल पॉसिबल रियल वैल्यूज ऑफ b such that fx has smallest value at x equal to 1। बेटा आप मुझे एक बात बताएं सर, देखिए x इक्वल टू 1 पर इसने बोला कि स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। सही है बेटा, x इक्वल टू 1 पर स्मॉलेस्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो ग्राफ अगर हम थोड़ा सा बनाकर देखते हैं, बेटा 1 से 3 में अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो 1 पुट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है -1। यहां पर ग्राफ है, यहां पर रहेगा बेटा। उसके बाद क्या है हमारे पास, उसके बाद मेरे पास है सर्कल आएगा ना, क्योंकि यहाँ ओपन ब्रैकेट नहीं क्लोज ब्रैकेट। सही है, सही है बेटा। 3 पुट कर रहा हूं तो कितना आ रहा है 3। ये कुछ ऐसे निकल के चला गया। और आगे देखिए बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो -x³ कैसा रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, ऐसे करके कुछ जाएगा, क्योंकि -x³ ऐसे जाता है और बेटा ये प्लस समथिंग तो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, देखिए मैं यहां अलग बना के दिखाता हूं। अगर -x³ होता तो ऐसे होता, ये 1 के सामने -1 होता। ठीक है, ये है y इक्वल टू -x³। अब बेटा देखिए इसमें ये ऐड हो गया है कुछ, और ये निगेटिव भी हो सकती है क्वांटिटी, पॉजिटिव भी। अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी हुई तो ग्राफ थोड़ा ऊपर उठ गया होगा, ऐसे हो गया होगा। और बेटा अगर ये निगेटिव क्वांटिटी हुई तो बेटा ग्राफ थोड़ा नीचे हो गया होगा, यहां पहुंच गया होगा। अब देखिए हमें कौन सा ग्राफ चाहिए बेटा,
ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव रही तो ग्राफ ऐसे जाएगा, और अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव रही तो ग्राफ बेटा ऐसे जाएगा, थोड़ा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये या तो ऊपर वाला रहेगा या नीचे वाला रहेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 रही तो बेटा यही वाला रहेगा ऐसे। अगर मुझे वैल्यू चाहिए मिनिमम एट x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 पे जो पॉइंट है वो सबसे नीचे होना चाहिए बेटा। x इक्वल टू 1 पे तो यहाँ है ना वैल्यू, ये इस वाली लीफ में, तो इस वैल्यू से नीचे कहीं ग्राफ नहीं होना चाहिए, इससे नीचे कहीं ग्राफ नहीं होना चाहिए। तो बेटा नीचे वाला तो ये वाला तो कैंसिल हो गया मेरा, क्योंकि बेटा समझ रहे हो, यहाँ अगर मुझे मिनिमा चाहिए, यहाँ मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ग्राफ ऐसे हुआ तो भी यहाँ मिनिमम मिल जाएगा। मैंने बताया था टूटा होने से कोई दिक्कत नहीं है, सबसे नीचे वैल्यू यहाँ है, राइट साइड में भी ऊपर है, लेफ्ट में भी ऊपर है। अगर यहीं से स्टार्ट हुआ ग्राफ, लेफ्ट वाला भी यहीं रहा तो भी दिक्कत नहीं है, मिनिमम वैल्यू 1 पे ही मिलेगी। तो मतलब ये है कि x इक्वल टू 1 पे अगर मुझे मिनिमम चाहिए तो लेफ्ट वाला या तो ऊपर होना चाहिए या यहीं से स्टार्ट होना चाहिए। मतलब या तो ये ग्राफ चलेगा या फिर बेटा ये वाला ग्राफ चलेगा। मतलब या तो इसकी वैल्यू बेटा पॉजिटिव चलेगी या फिर इसकी वैल्यू 0 चलेगी। तो मुझे पता लग गया कि बेटा जो ये b क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 है, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिससे कि x इक्वल टू 1 पे मैं मिनिमा बोल पाऊँ। तो इस इनइक्वालिटी को हम सॉल्व कर लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ बेटा, ठीक है। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ गया बी स्क्वायर प्लस 1 और जी बी माइनस 1, नीचे आ गया बेटा b प्लस 1 एंड b प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं नंबर लाइन पर लेकर के जाऊंगा, -2 -1 एंड 1, ये कुछ ऐसा बन गया। मुझे 0 या 0 से बड़ा चाहिए तो एक ये चलेगा और एक बेटा ये चलेगा। तो b की मेरे पास वैल्यूज हो गई -2 से -1 बेटा। ऊपर यहाँ इक्वल टू भी है, इसलिए जो ऊपर से आई हुई वैल्यू है उस पर हम क्या करेंगे, क्लोज्ड ब्रैकेट लगाएंगे। तो इनमें ऊपर वाली कोई है नहीं, यूनियन 1 से इन्फिनिटी, हाँ ये ऊपर वाली थी 1 तो इस पर लगा दिया। आप बोलेंगे इसका आपने क्या किया, इसको बेटा मैंने इग्नोर कर दिया था क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है भैया, कोई दिक्कत? आगे देखते हैं ना। तो आप बात को समझ रहे होंगे कि मिनिमा और मैक्सिमा में ग्रेटेस्ट लिस्ट वैल्यू में भी वो कैसे घुमा सकता है। और देखते हैं आगे। एक और क्वेश्चन लिखिए बेटा। मान लीजिए वो मेरे पास लिखा फाइंड द इमेज ऑफ इंटरवल -1, 3, फिर से लिख देता हूं -1, 3। आगे इसने लिखा है अंडर द मैपिंग स्पेसिफाइड बाय फंक्शन fx इक्वल टू 4x³ -12x। ठीक है भैया, मतलब ये फंक्शन है और इसे इमेज चाहिए इसकी। आप जानते हैं इमेज का मतलब क्या होता है, किसी इंटरवल की इमेज। मतलब देखिए, अगर आपको x की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब x की वैल्यू -1 से 3 दी हुई है, तो जो रेंज होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मतलब y की वैल्यू को क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, इस इंटरवल की इमेज। और बेटा अगर मान लीजिए आपको रेंज दी हुई हो तो बेटा x की वैल्यूज को क्या बोलते हैं, प्री इमेज। समझ रहे हैं बात को, कि x डाल के जो उधर रेंज मिलती है उसे हम बोलते हैं कि इस x की इन वैल्यूज की वो इमेज आ गई। रेंज आपको दी हुई हो, डोमेन चाहिए हो उससे रिलेटेड उतनी, है ना, तो बेटा क्या होता है, इस रेंज की प्री इमेज डोमेन होता है। सही है, तो इसका मतलब इसकी इमेज मांगी है, मतलब x की वैल्यू दे दी कि -1 से 3 है और इसकी रेंज क्या होनी चाहिए ये पूछा है। तो रेंज कैसे पता करेंगे, ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू से। सही बात है बेटा। तो देखें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितनी कैसे आएगी। मैंने बोला था किसी ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब रेंज चाहिए, तो एक तो इस बेटा इसको f' 0 करो, इसका ये हो गया मेरे पास कुछ ऐसा। x की वैल्यू आ गई बेटा +-1। इस इंटरवल के अंदर कौन कौन सी है, 1, -1 तो कोने पे रह गया, तो 1।
तो बेटा एक तो आप 1 पे वैल्यू निकालो फंक्शन की, जहां f' 0 होता है वहां वैल्यू निकाली जाती है। एक कॉर्नर्स पे वैल्यू निकालो। बेटा एक कॉर्नर पहले से इंक्लूडेड है, इसलिए मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, बात एक ही है, -1 पे निकाल रहे हैं या कॉर्नर पे निकाल रहे हैं। तो बेटा डोमेन के एंड पॉइंट्स पर वैल्यू निकाली जाती है, और जहां f' 0 हो वहां पर वैल्यू निकाली जाती है फंक्शन की। उनमें जो सबसे बड़ी वो ग्रेटेस्ट, जो सबसे छोटी वो लीस्ट। तो देखिए f1 कितना होगा बेटा, -8। f-1 कितना होगा, 8। f(3) कितना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 72। तो बेटा सबसे बड़ी वैल्यू ये दिख रही है, सबसे छोटी वैल्यू ये दिख रही है। तो मुझे पता लग गया कि रेंज कहां से कहां हो गई बेटा, रेंज इक्वल टू -8 से 72। रेंज मतलब इमेज ऑफ दिस इंटरवल, इस इंटरवल की इमेज हो गई ये, सी आंसर हो गया -8 से 72। तो ग्रेटेस्ट लीस्ट वैल्यू का ही क्वेश्चन था, बस ये मैंने इसलिए करवाया बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि इमेज का मतलब वो क्या बोलता है। एक इंटरवल की इमेज मतलब उतना इनपुट देने पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मतलब रेंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ हो, मुझसे बोला गया यूज फंक्शन f(x) इक्वल टू x की पावर 1/x वेयर x ग्रेटर देन 0 है, टू assertion whether पाई की पावर e और e की पावर पाई इज ग्रेटर। कई बार ऐसा आता है कि a की पावर b और b की पावर a में आपसे जो है रिलेशन मांगा जाता है। ठीक है, तो कैसे उन चीजों को हैंडल करना है वो देखिए। जब ऐसा आए कि a की पावर b और b की पावर a, जैसे ये पाई और e को a और b समझो, तो a की पावर b और b की पावर a में से पूछा गया है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो कई बार ये नहीं भी लिखेगा कि इसका यूज करो, तो हमें इसी का यूज करना है। जब भी आपसे बोला जाए कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, तो बेटा हमें इन्हीं का यूज करना है। तो और आप क्या करेंगे, a और b, e और पाई इन्हीं में पूछा है, तो आप क्या करें, आप पहले ये चेक करें कि f e बड़ा है या फिर f ऑफ पाई बड़ा है। आप इनमें पहले रिलेशन लाएं, जो दो वैल्यू दी हो ना यहाँ पे, पाई और e जो यूज करें, a की पावर b और b की पावर a में, उन दोनों वैल्यू पे पहले फंक्शन की वैल्यू देखो किसकी वैल्यू बड़ी है। देखिए बेटा किसकी वैल्यू बड़ी है, बेटा मुझे ये बताइए 0 पर क्या आ रहा है, x टेंड्स टू 0 पर क्या वैल्यू है इसकी, 0 से जस्ट बड़ा है ना x, 0 से बड़ा अगर x है तो बेटा मुझे ये बताइए 0 पर क्या मतलब 0 पर क्या वैल्यू है, f ऑफ 0 लिमिट x टेंड्स टू 0। बेटा ऐसा होगा ना 0 पॉइंट समथिंग की पावर 1/0, मतलब 0 पॉइंट समथिंग की पावर इन्फिनिटी। तो बेटा 0 पॉइंट समथिंग वो छोटी क्वांटिटी की पावर अगर इन्फिनिटी कर दी जाए, तो मैंने बोला था एक से छोटी वैल्यू 0 से 1 में कोई वैल्यू हो उसकी पावर इन्फिनिटी हो तो वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। एक से बड़ी वैल्यू पर पावर इन्फिनिटी हो तो वैल्यू इन्फिनिटी आ जाती है, ये मैंने आपको बोला हुआ है। ठीक है भैया, तो अब देखिए, तो ये तो आ गया, मुझे पता लग गया कि 0 पर क्या वैल्यू है। ये वही वाली बात होगी जैसे हम इनइक्वालिटी अभी बना रहे थे, तो 0 से इन्फिनिटी में हम काम कर रहे हैं ना। तो बेटा मुझे पता लग गया इस कॉर्नर पर दोनों, इस कॉर्नर पर क्या है, इसकी वैल्यू 0 है। अच्छा अब देखिए f डैश निकालिए इसका, तो अगर fx इक्वल टू हमने ये लेट किया है x की पावर ये दिया हुआ है, इसका मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो पहले मैं log निकालूं, ऐसे log लूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 1/x इंटू ln x। अब मान लीजिए मैं डिफरेंशिएट करूं दोनों साइड, तो ये हो गया बेटा 1/fx इंटू f डैश x। इसको करोगे तो ये आ गया बेटा 1/x स्क्वायर
माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये देखते हैं ये हमेशा पॉजिटिव है या नेगेटिव, एफ डैश एक्स, एफ एक्स उधर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 1 बाई एक्स आएगा। देखिए बेटा ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जीरो से इन्फिनिटी पुट करने में, चूंकि पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव होगी, ये ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अगर बेटा मैं इस वाले की बात करूं 1 माइनस एल एन एक्स की, तो 1 एल एन एक्स, एल एन एक्स, बेटा आप मुझे एक बात बताइए, मैं ई से बड़ी, ई और पाई दोनों ही क्या है, ई से बड़े, ई से ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, सही बात है बेटा। तो अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ई है मेरे पास, तो इसका मतलब हुआ कि बेटा देखिए ये वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। मेरा मतलब ये है बेटा कि ये आप ऐसा कर लीजिए कि बेटा आप जो है यहां ये इक्वल टू जीरो कब हो रहा है, एफ डैश इक्वल टू जीरो कब हो रहा है, 1 इक्वल टू जहां एल एन एक्स होगा, बाकी में तो कोई दिक्कत है नहीं। मतलब बेटा x इक्वल टू जहां पर e होगा तो वहां एफ डैश जीरो हो गया, x इक्वल टू ई पर एफ डैश जीरो है, ठीक है मैंने मान लिया, x इक्वल टू ई पर एफ डैश जीरो है, मैंने मान लिया। तो e पुट करने पर तो क्या आ रहा है बेटा, मतलब e से बड़ी अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, तो अगर x e से बड़ा है तो देखना तब क्या आ रहा है, क्योंकि e के बाद ही काम कर रहे हैं ना बेटा, देखो e और e से बड़ी वैल्यू है ना, e और पाई पे काम करना है, मैं पाई का मतलब 3.14 लगभग और इसका मतलब है लगभग 2.7। तो बेटा मुझे पता लगा कि e पर तो जीरो है, चलो f डैश e तो जीरो हो गया, लेकिन उसके बाद जो मैं काम कर रहा हूं वो बेटा देखिए 1 माइनस एल एन पाई, एल एन पाई क्या होगा बेटा, एक से बड़ा होगा, चूंकि एल एन ई 1 होता है और ई से बड़ा इनपुट दे रहे हो तो बेटा वैल्यू एक से बड़ी हो जाएगी, तो 1 माइनस एक से बड़ा मतलब नेगेटिव। तो मुझे पता लगा कि बेटा एफ डैश एक्स जो होगा वो नेगेटिव होगा फॉर एक्स बिलोंग्स टू ई से इन्फिनिटी, सही है भैया। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ई के बाद वैल्यू घटनी शुरू हो गई, तो एफ डैश ई जीरो था तो ई पे बेटा ऐसे मैक्सिमम मिनिमा बना, और बेटा फिर उसके बाद नेगेटिव है एफ डैश, तो ऐसे घटनी शुरू हो गई, चलती चली गई। तो x इक्वल टू ई और इसके बाद ही कहीं आया होगा क्या बेटा, x इक्वल टू पाई। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बेटा कि डिफरेंशिएट करके देख लेंगे कि कहां पर मैक्सिमम मिनिमा बन रहा है, कहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग है, कहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। मैंने देख लिया कि एफ डैश जीरो हुआ ई पर, तो ई पर मैक्सिमम मिनिमा बना। इसके बाद में जो है इससे बड़ी वैल्यू पुट करने पर क्या आ रहा है बेटा, हमेशा नेगेटिव आ रहा है डेरिवेटिव, मतलब ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, सही है। अगर पॉजिटिव आता है इसके बाद डेरिवेटिव तो ग्राफ बढ़ता चला जाता है। तो मैं समझ गया ई पर मैक्सिमम मिनिमा है और उसके बाद डिफरेंशिएट करने पर ग्राफ घटना शुरू हो गया, नीचे को जा रहा है। बेटा पाई तो इसके बाद आएगा, तो ये देखो कि ई पर यहाँ वैल्यू है और पाई पर यहाँ वैल्यू है, तो मुझे दिखा पाई पर वैल्यू छोटी है, तो मुझे समझ में आ गई बात कि बेटा एफ ऑफ पाई जो है वो बड़ा है एफ ऑफ ई से। अब देखिए हमने फंक्शन क्या लिया था ये, तो एफ ऑफ पाई का मतलब है पाई की पावर 1 अपॉन ई, और बेटा एफ ऑफ ई का मतलब है ई की पावर 1 अपॉन ई। बेटा मुझे पाई की पावर ई चाहिए, ई की पावर पाई चाहिए, 1 अपॉन वाली पावर नहीं चाहिए। तो 1 अपॉन ई पावर जब इधर आएगी तो क्या बन जाएगी ई, और जब बेटा 1 अपॉन पाई पावर उधर जाएगी तो क्या बन जाएगी पाई। तो बेटा ये आ गया रिलेशन। तो पाई की पावर ई बड़ा है ई की पावर पाई से, यही तो बोला था कि कौन सा वाला बड़ा है वो बताओ। तो अब से आप ध्यान रखें बेटा कि आपको क्या करना है कि जब भी कभी ए की पावर बी और बी की पावर ए में आपको अगर चेक करना पड़े, इफ वी नीड टू चेक या नीड टू वेरीफाई दिस, तो देन यूज क्या यूज करें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1 बाई एक्स को यूज करें, जैसे अभी हमने किया था। दूसरी बात, अगर कभी इफ वी नीड टू वेरीफाई ए की पावर 1 अपॉन बी और बी की पावर 1 अपॉन ए, अगर मान लीजिए ये प्रूव करना हो, मतलब समझ गए, देन क्या करें आप, देन यूज एफ एक्स की पावर एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, क्योंकि बेटा इसका मतलब क्या है 1 अपॉन ए इधर जाएगा तो ए की पावर ए बन जाएगा और 1 अपॉन बी जाएगा तो बी की पावर बी बन जाएगा, तो इसी से तो आएंगे। तो समझ गए बेटा, जब ए की पावर बी और बी की पावर ए में कंपेयर करना हो
तो बेटा इस तरह क्या, इससे क्या करें, जब a की पावर 1/b b की पावर 1/a में कंपेयर करना हो तो इस वाले का यूज किया करें। बात समझ गए? तो करना कैसे है, जैसे अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया है। कोई दिक्कत? चले बेटा और आगे देखते हैं। देखिए बेटा आगे देखिए, मान लीजिए कभी मुझसे बोला गया कि प्रूव दैट 10x इज ग्रेटर देन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2। ठीक है भैया, देखिए आप क्या करें, लेफ्ट वाले को fx मान लें, राइट वाले को gx मान लें। मैंने बताया भी ये सब प्रूव करने हैं। बेटा fx इक्वल टू अगर मेरे पास 10x है, gx इक्वल टू अगर मेरे पास x है, तो मैंने बोला था एक कॉर्नर पे, किसी एक कॉर्नर पे वैल्यू निकाल लो। मुझे दिख रहा है कि f0 इक्वल टू भी 0 आएगा और बेटा g0 इक्वल टू भी 0 आएगा। तो जो एक ग्राफ आगे बढ़ेंगे उनमें से x इक्वल टू 0 पर दोनों सेम पॉइंट पर है। अब दोनों के बेटा डेरिवेटिव निकाल लो। f डैश x इक्वल टू sec स्क्वायर x और बेटा g डैश x इक्वल टू 1, तो फिक्स है। बेटा आप जानते हैं कि sec स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 1 से इन्फिनिटी होती है। तो बेटा ये तो f, इसका मतलब मुझे पता लगा कि f डैश x इज ऑलवेज ग्रेटर देन g डैश x। इसका मतलब मुझे क्या पता लगा बेटा, इसका मतलब मुझे पता लगा कि f डैश x हमेशा बड़ा रहेगा g डैश x से। मतलब तो मैंने बोला था ना, जब a से b में हम चेक कर रहे हो, a पर इक्वल हो तो जिसका डेरिवेटिव बड़ा वो ऊपर, जिसका डेरिवेटिव छोटा वो नीचे। सही है भैया, ऐसे बढ़ते चले गए। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, समझ गए बेटा। अब और आगे चलिए देखिए, और मैंने ये भी बोला था यही उल्टा हो जाता है अगर π/2 पर इक्वल होते, π/2 पर इक्वल होते तो उस केस में क्या होता भैया, π/2 में अगर इक्वल होते तो, और तो जिसका स्लोप ज्यादा होता वो नीचे आता। सही है, और देखते हैं। मान लीजिए बेटा मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ fx is continuous on 0 से 2, डिफरेंशिएबल on 0 से 2, इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग, सॉरी डिफरेंशिएबल है। फिर इसने बोला बेटा f0 इक्वल टू 2, f2 इक्वल टू 8 एंड f डैश x लेस देन इक्वल टू 3 फॉर ऑल x इन 0 से 2, देन f ऑफ 1 हैज वैल्यू, मतलब सीधी बात इसकी वैल्यू क्या है चेक करते हैं। इसने बोला मुझसे कि यार 0 से 2 पर ये कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, बड़ी अच्छी बात है। f 0 पर 2 है, 2 पर 8 है। देखिए f बेटा 0 पर 2 है, y एक्सिस x एक्सिस 0,2 पर ये है, और बेटा उसके बाद बोला 2 पर 8 है, 2 के सामने 8 पर है, 2,8।
अब ये नहीं पता मुझे ग्राफ कैसा होगा, अब देखते हैं और आगे। इसने बोला कि एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 3 है। अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है तो आप मुझे एक बात बताएं बेटा, हमारे पास जो है, हमारे पास मैंने बोला हुआ है कि बेटा एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं एफ डैश एक्स की, यार ये बताओ मुझे, जब ये इंटरवल दिया होता है, कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल दिया होता है, तो यार मैं ये बोलता हूँ क्या कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर होगा जहां एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो रहा होगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बेटा एफ टू कितना है 8, एफ जीरो कितना है 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर है जहां एफ डैश सी 3 है। बेटा एक बात बताओ, इसने बोला कि 3 या 3 से कम है इसका स्लोप, आप एक बात बताएं एवरेज स्लोप कितना हुआ। मुझे बोलना चाहिए कि एवरेज स्लोप जो है, एवरेज स्लोप ऑफ एफ एक्स कितना हुआ यहां से यहां तक, एवरेज चेंजिंग रेट कितना हुआ, एवरेज स्पीड कितना हुआ। बेटा 8 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 0 3 आया। आप एक बात बताओ, यहां से यहां का एवरेज चेंजिंग रेट, अगर एवरेज चेंजिंग रेट जो था इन 0 से 2 इंटरवल, वो अगर 3 है, इसने बोला कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 या 3 से कम ही रहेगी। बेटा एक बात बताना, मैंने बोला आपके पास कुछ वैल्यूज हैं एफ डैश की, ठीक है, उनका एवरेज 3 है, और बेटा उनका जो डेरिवेटिव है, मतलब उनकी जो अपनी वैल्यूज है वो 3 या 3 से कम है, तो एवरेज 3 कम आएगा। क्या कुछ वैल्यू 3 ली 3, कुछ वैल्यूज 3 ली जाए, कुछ वैल्यू 3 से छोटी ली जाए, कभी उनका एवरेज 3 आ सकता है? नहीं, 3 से कम आएगा ना फिर एवरेज। इसका मतलब 3 एवरेज कब आ सकता है, 3 या 3 से छोटी वैल्यूज का, जब सारी वैल्यू को ही 3 किया जाए। चूंकि बेटा 3 से बड़ी तो हो नहीं सकती, खुद ही देख बोला इसने कि एफ डैश एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो स्लोप है, जो चेंजिंग रेट है, यहां से यहां तक का जो स्लोप है, वो एफ डैश एक्स 3 या 3 से बड़ा हो ही नहीं सकता, और एवरेज 3 है यहां से यहां तक का चेंजिंग रेट, तो एवरेज 3 है। इसका मतलब हुआ कि सारी वैल्यू को ही 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज 3 चाहिए तो कुछ वैल्यू 3 से बड़ी और कुछ वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, जबकि इसने बोल दिया है कि एफ डैश की वैल्यू 3 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो सारी 3 लोगे तभी एवरेज 3 हो पाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से मुझे पता लगा इन दोनों से मिला के एवरेज भी 3 और एफ डैश एक्स भी लेस देन इक्वल टू 3, कि एफ डैश एक्स इक्वल टू परमानेंटली 3 होगा, ये फिक्स होगा। और अगर ये परमानेंटली 3 है तो मतलब इसका स्लोप परमानेंटली 3 है, तो बेटा फिर तो कांस्टेंट स्लोप हो गया ना, कांस्टेंट स्लोप हो गया तो स्ट्रेट लाइन हो गई, सही है, तो ये स्ट्रेट लाइन होगी। ये हो गया y इक्वल टू एफ एक्स। तो ध्यान रखें इस बात का कि जब कभी बोला करेगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दिस है, लेस देन इक्वल टू दिस है, तो आप एवरेज भी निकाल लिया करें यहाँ से वहां तक का एवरेज, और ये कॉर्नर सेम आ जाए तो इसका मतलब वो फिक्स होगी वैल्यू उसके एफ डैश की। तो एफ डैश फिक्स हो गया 3, तो एफ डैश फिक्स हो गया, एफ डैश फिक्स हो गया, तो दोनों एंड पॉइंट दिए हुए हैं, सीधी सीधी लाइन हो गई। एफ डैश फिक्स का मतलब लाइन सीधी हो गई, जिसका स्लोप कांस्टेंट होता है ना लाइन का। तो बेटा कितना हो गया ये, एफ एक्स इक्वल टू 2 पॉइंट फॉर्म से लिख देंगे। 2 पॉइंट फॉर्म से आप कैसे लिखेंगे, बाय माइनस बाय 1, लाइन का इक्वेशन ही तो लिखना है, बाय माइनस बाय 1 इक्वल टू 8, स्लोप तो 3 है, एक्स माइनस 0, कोई चाहिए पॉइंट यूज कर लो, चाहिए बात है कि ये हो गया बेटा कितना, ये तो एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 2, ये हो गया। क्या मांगा था इसने, f1, f1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो बेटा इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि जब एक इंटरवल दे यहाँ से यहाँ तक, और जो आपका एवरेज है यहाँ से यहाँ, जब भी बोले ना एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू ये है, ग्रेटर देन इक्वल टू ये है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ से यहाँ का एवरेज स्लोप कितना है, एवरेज एफ डैश कितना है। एवरेज देखा यहाँ से यहाँ तक का y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करके, बेटा वही अगर इससे मैच करिए कॉर्नर वैल्यू से, तो फिक्स कर दीजिए कि यही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और आगे चले देखिए, मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर एक्स इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन।
फॉर ऑल x इन इट्स डोमेन। उसके बाद लिखा है ना, ये लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, हम बेटा एफ डैश निकालेंगे, खत्म। देखिए एफ डैश अगर हमने निकाला तो बेटा जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हमें क्या करना पड़ता है, लॉग लेना पड़ता है दोनों तरफ डिफरेंशिएट करने के लिए। मैंने बेटा पहले लॉग लिया दोनों साइड में, तो ये ऐसे आ जाएगा। फिर बेटा मैंने डिफरेंशिएट किया दोनों साइड में, डिफरेंशिएट बोथ साइड, ये आ गया बेटा 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। ये आ गया बेटा एल इन दिस प्लस x इंटू दिस इंटू -1/x²। ऐसा कुछ आ गया बेटा। फाइनली देखते हैं कितना आ रहा है। x1 प्लस, जब ये एफ डैश एक्स जो होगा ना बेटा 1 + 1/x की पावर x ऐसे हो गया, और g और क्या आ रहा है, ये तो मल्टीप्लाई में आ गया, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना मैंने एफ एक्स को, ये आ गया बेटा ln 1 + 1/x, और ये क्वांटिटी कितनी आ रही है बेटा, x कट जाएगा, ये वाला एक नीचे वाले से कटेगा, तो ये 1/1 + x ऐसे बच गया बेटा, इस तरह से कुछ बच गया। अब हमें ये देखना होगा कि ये क्या है। अगर मुझे ये प्रूव करना था ना कि ऑलवेज पॉजिटिव है, अगर मुझे ये प्रूव करना था कि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो बेटा अब मैं कैसे करूंगा। देखिए कहां पर ये ब्रेक होता है, एफ डैश एक्स को कहां खतरा होता है ना। पहले हम वो वाली बात देखें। तो बेटा अगर मैंने इसको खतरा देखा तो देखिए इसका अगर मैं डोमेन की बात करूं बेटा, तो एक तो x 0 नहीं हो सकता, सही बात है, और क्या नहीं हो सकता बेटा इसमें, बस 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए हमारे पास, सही बात है बेटा। तो अब अगर मैं इसको देखता हूं तो यार ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये वाला तो क्वांटिटी, और उसके बाद मेरे पास क्या रहने वाला है बेटा, देखिए आप एक बात थोड़ा ध्यान कीजिए बेटा, आप एक बात ध्यान कीजिए, पहले मैं डोमेन की ही अगर सिर्फ बात करूं तो, कि एफ एक्स की पावर जो जी एक्स होता है, मतलब ए की पावर एक्स जो फंक्शन होता है हमारे पास, इस तरह का जो फंक्शन होता है बेटा, तो वो कब वैलिड होता है, जब ए पॉजिटिव हो। ध्यान रखें ये वाली बात बेटा, कि समथिंग की पावर एक्स जब फंक्शन है वो तभी वैलिड होगा जब ये पॉजिटिव हो। बेटा 1 + 1/x अगर पॉजिटिव है तो ये इस यहां से पता क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 0 से ∞। तो बेटा एफ एक्स जब वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो उसे सिर्फ तभी वैलिड बताएं जब हमारे पास नीचे वाला जो बेस है वो पॉजिटिव हो, और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए x, तो मैंने 0 को ओपन ब्रैकेट कर दिया। तो बेटा मेरा ये डोमेन आ गया, हम सिर्फ इस डोमेन में बात करेंगे। तो इस डोमेन में एफ डैश को चेक करके देखते हैं। बेटा देखिए अगर मैं बात करूं कि मेरा एफ डैश पॉजिटिव, जब मैं एफ डैश को पॉजिटिव प्रूव करूंगा तभी मैं बोल पाऊंगा कि इंक्रीजिंग है, ये प्रूव होगा। अगर मैं इस इंटरवल की बात करूं -∞ से -1 की, तो -∞ से -1 की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा ये कितना आ गया। अच्छा एक बात और, कहां पर मुझे ये बताइए कि कहां पर ये अपना चेंज करते हैं, एफ डैश साइन चेंज कर सकता है। अगर मुझे बताना होता था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के इंटरवल्स बताने होते थे, इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी बताना होता था, तो मुझे क्या करना होता था, एफ डैश एक्स को 0 करवाता था, फिर हर इंटरवल की वैल्यू पुट करके देखता था। मुझे यहाँ भी तो वही बात है, मुझे इंक्रीजिंग का इंटरवल ही तो बताना है कि पूरा डोमेन ही इंक्रीजिंग है। तो बेटा अगर मैंने एफ डैश एक्स को 0 किया तो यहाँ से मेरे पास आ गया, जब ये वाला 0 होगा तो x इक्वल टू आ जाएगा बेटा -1, जब ये वाला 0 होगा तो ये कितना आ गया बेटा x1, ऐसे कुछ। ये कुछ ऐसा आ गया मेरे पास, है ना। तो यहां से मेरे पास कुछ x की कॉन्क्रीट वैल्यू निकल नहीं पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं निकल पा रही तो
हम इसी से काम चलाएं। तो और ये तो पहले से यहाँ पे टूटा हुआ है। अगर तो यार अगर एफ डैश की वैल्यू नहीं निकल पा रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम एक काम करेंगे ना बेटा, हम इनकी बीच बीच की वैल्यू पहले से हम अगर ये प्रूव कर दें कि ये वाला जो है क्या है, ये पॉजिटिव है हमेशा, तो हमारा काम बन जाएगा। बेटा अगर मैं अगर मैं इस इंटरवल की बात करूँ, अगर मैं इस वाले इंटरवल की बात करूँ, इस वाले की अगर मैं इस वाले इंटरवल की बात करूँ, तो बेटा हमारे पास क्या होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं बात करूँ बेटा इन वालों की, इसकी और इसकी, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे, चलिए बाकी सब छोड़िए, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस इंटरवल है, ये पॉजिटिव है इन दिस इंटरवल, दोनों इंटरवल में, तो बेटा ये तो ऑलवेज पॉजिटिव ही है ना। आप पुट करके देख रहे हैं तो ये तो पॉजिटिव आ रहा है हमेशा, चाहे आप 0 से इन्फिनिटी पुट कर दें, चाहे आप ये पुट कर दें, तो अपना काम बन जाएगा ना। मतलब मैं इसको प्रूव करके लाऊं अलग से। देखिए अब मेरे पास अगर रखा हुआ है ln 1 + 1/x एंड मेरे पास रखा हुआ है 1/1 + x। मान लीजिए दो फंक्शन है, मुझे ऐसा कुछ प्रूव अगर करना पड़े कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। बेटा अगर मैंने इसको fx मान लिया, इसको मान लीजिए मैंने gx मान लिया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ f डैश की, f डैश x कितना हो जाएगा बेटा, इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये ऐसा हो गया इंटू -1/x²। मतलब ये सिंप्लीफाई होकर कितना हो गया बेटा, ये हो गया मेरे पास -1/x इंटू x + 1। अगर बेटा मैं इस वाले की बात करूं तो ये हो गया मेरे पास g डैश x जो है -1/1 + x²। बेटा हमें क्या दिख रहा है, हम कहाँ पे काम कर रहे थे बेटा, हम बात कर रहे थे -∞ से -1 में, यूनियन 0 से इन्फिनिटी में। अगर बेटा मैं यहाँ की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ से -1 की, तो आपको पता है कि ये क्या देगा, पता है, -1 से छोटी वैल्यू पुट करूंगा तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नहीं -1 से छोटी पुट कर रहा हूँ ना, -1 से इधर वाली, हाँ, तो ये आ गया मेरे पास क्या भैया, नेगेटिव, अच्छा ये माइनस है, एक मिनट बेटा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, अच्छा ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या आ रहा है, नेगेटिव जी डैश, ये तो ये भी नेगेटिव आ रहा है। अच्छा दोनों अब हमारे पास नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा अगर मुझे ये तो चेक करना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। यार एक बात तो बताओ, अगर मुझे इनको बड़ा करना हुआ, अगर मैं ये प्रूव कर दूंगा अगर इसका केस ये बड़ा है, तो मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, ये प्रूव हो जाएगा कि ये बड़ा है ना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, अरे यार इतना दिमाग क्यों लगाना, देखो हमें ये प्रूव करना है ना ये बड़ा है, डेरिवेटिव तक जाने की जरूरत ही नहीं है। देखिए वैल्यू पुट करवा लो ना यार इंटरवल्स की, क्या दिक्कत है, आपको प्रूविंग ही तो चाहिए, आपको तो पहले से पता है कि ये बड़ा है। देखिए अगर आप प्रूविंग पे जाते हैं तो आप एक काम करो, सिर्फ हमें किस में काम करना था, -∞ से -1 में, यूनियन 0 से इन्फिनिटी में, ये हमारा डोमेन था। कोई भी एक वैल्यू पुट करके देखो, एक इसकी पुट कर लो, एक इसकी पुट कर लो। मान लीजिए मैंने यहाँ से पुट कर लिया -2, x इक्वल टू, अगर मान लीजिए मैंने -2 पुट कर लिया तो कितना आ रहा है, ये ln -1/2 मतलब 1/2 मतलब -ln2 ऐसे। और बेटा अगर मैं यहाँ पुट करूंगा -2 तो कितना आ जाएगा, -1। मुझे पता है कि ln2 की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, वो 0 पॉइंट समथिंग है, तो -0 पॉइंट समथिंग बड़ा होता है -1 से, तो मुझे समझ में आ गया कि ये बड़ा है। ऐसे बेटा इस इंटरवल में एक बार चेक कर लो कि अगर 1 पुट किया आपने तो ये लेफ्ट वाला हो गया ln2 और ये क्या हो गया बेटा 1/2। तो ln2 कितना होता है, 0 पॉइंट समथिंग तो होता ही है बेटा, e के करीब है ना, ln e इज 1, e की वैल्यू है 2.7, तो लगभग 1 के करीब पहुंच गया ना, तो 1 से थोड़ा सा ही छोटा होगा बस, लाइक 0.8 के करीब ले लिया आपने, तो ये है 0.5, तो ये बड़ा हो गया। तो मुझे समझ में आ गया ये हमेशा बड़ा रहेगा इस इंटरवल में, कोई भी हम वैल्यू पुट करें, तो मुझे समझ में आ गया कि ये बड़ा रहेगा, तो मतलब इसको लेफ्ट में लाऊं तो ये बड़ा रहेगा। इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया बेटा कि जो हमारा एफ डैश था, ये एफ डैश के जो फैक्टर था, ये फैक्टर तो ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, हमने वैल्यू रख के देख ली और ये ऑलवेज पॉजिटिव था ही,
तो बेटा कितना हो गया मेरे पास फाइनली, मुझे समझ में आ गया कि एफ डैश एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मीन्स एफ एक्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। कोई दिक्कत भैया इसमें? ठीक है, तो यही प्रूव करना होता है कि ये अपने डोमेन में ऑलवेज इंक्रीजिंग है। तो पहले मैंने डोमेन निकाला और फिर बेटा मैंने इसका एफ डैश में वैल्यू पुट कर करके देख ली। ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी फिर जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। यहाँ बेटा मोनोटोनिसिटी खत्म हो गया है, अगर आप उसके क्वेश्चन लगाना चाहें तो लगा पाएंगे आराम से। स्पेशल डीपीपीज ट्राई कर लेना मोनोटोनिसिटी की। नेक्स्ट क्लास में मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे, मैक्सिमम मिनिमा भी दो लेक्चर्स का है। ठीक है बेटा, वो एओडी का तीसरा पार्ट होगा, मतलब एओडी के मतलब 2 लेक्चर और बचे हुए हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।